तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि अनजाने में ही रुद्र उस अनजान अदृश्य शक्ति से पंगा ले बैठता है। तो अब क्या रुद्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली है? जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। आप सुन रहे हैं आदि शक्ति का रहस्य, एपिसोड 23। रुद्रा के पूछे हुए सवाल पर मनोहर जवाब देते हुए बोला, रुद्रा, इस गांव के लोग कहीं नहीं गए, बल्कि उस अदृश्य जीव के डर से सब अपने अपने घरों में छिपकर बैठते हैं। उस अदृश्य जीव के डर से कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। पर रुद्रा, तुमने जिस बहादुरी से उस जीव का सामना करके मेरी बेटी को बचाया, ये सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि पूरे गांव ने देखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तक ये खबर हमारे महाराज तक भी पहुंच गई होगी और राजा के सिपाही कभी भी तुम्हें लेने यहाँ आ सकते हैं। मनोहर की बात सुनकर रुद्र हैरानी भरे लहजे में बोला, क्या राजा के सिपाही? लेकिन राजा के सिपाही मुझे क्यों लेने आएंगे? क्या तुम्हारी बेटी को बचाकर मैंने कोई गुनाह किया है? अरे अरे रुद्रा, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब था कि जो पराक्रम तुमने अभी अभी दिखाया है, उस पराक्रम के लिए महाराज तुम्हारा सम्मान करना चाहेंगे, इसलिए उनके सिपाही यहाँ तुम्हें लेने जरूर आएंगे। हमारे महाराज हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो अच्छा काम करते हैं। मनोहर अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी सचमुच राजा के 2 सिपाही वहां पहुंच गए। रुद्रा को देखकर उन दोनों सिपाहियों ने झुककर रुद्रा को प्रणाम किया और बोले, महोदय, अभी अभी मनोहर की लड़की को उस अदृश्य जीव के हाथों बचाकर आपने जो पराक्रम किया है, इसके लिए हमारे महाराज आपका सम्मान करना चाहते हैं। कृपया हमारे साथ दरबार चलिए। उन दोनों सिपाहियों की बात सुनकर रुद्रा चुपचाप उन दोनों सिपाहियों के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वो लोग महल तक पहुंच गए। महल की भव्यता को देखकर रुद्रा अचंभित था। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे बाप रे, ये महल तो कितना विशाल और भव्य है। ये तो नागराज वासुकी के भी महल से बड़ा है और बहुत सुंदर भी। ये बाहर से ही इतना सुंदर दिख रहा है, तो अंदर से कितना सुंदर होगा। रुद्रा अब बागीचे से होकर महल के द्वार की तरफ उन सिपाहियों के पीछे पीछे चल रहा था। बागीचे में मौजूद सुंदर सुंदर फूलों से निकलने वाली मनमोहक सुगंध उसे रोमांचित कर रही थी। वैसे जो महल रुद्रा के सामने था, वो बाकी महलों की तुलना में 10 गुना ज्यादा बड़ा और भव्य था। उन बागीचे से होकर रुद्रा अब एक विशाल दरवाजे के सामने आकर रुक गया। ये दरवाजा महल का मुख्य प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार से होकर रुद्रा अब महल के अंदर जाने लगा। महल के अंदर जाते ही रुद्रा ने देखा कि महल बाहर से जितना सुंदर दिख रहा था, उससे भी कई गुना सुंदर वो अंदर से दिख रहा था। महल के अंदर हर जगह कीमती सजावट की वस्तुएं थी। आसपास के दीवारों पर नक्काशी काम किया गया था। महल के बीचों बीच ऊपर की ओर बहुत बड़ा सा एक झूमर था, जिसमें हीरे जवाहर जड़े हुए थे और उनमें से निकलने वाली रोशनी पूरे महल को जगमगा रही थी। महल की सुंदरता देख रुद्रा अवाक रह गया। उसने अपने जीवन में ऐसा अलौकिक महल कभी नहीं देखा था। सिपाहियों के पीछे चलते हुए वो पूरे महल को बारीकी से देख रहा था। तभी सिपाहियों के पीछे चलते चलते वो दरबार में जा पहुंचा। दरबार में पहुंचते ही रुद्रा ने देखा दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ है। एक अनजान व्यक्ति को दरबार में आते देख महाराज बोले, अजनबी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम रुद्रा है। रुद्रा महाराज को प्रणाम करते हुए बोला। तभी एक सिपाही महाराज के करीब आकर उनके कान में कुछ कहने लगा और फिर वहां से चला गया। उस सिपाही के जाते ही महाराज रुद्रा से कहने लगे, रुद्रा, तो वो बालक तुम ही हो? क्या तुम जानते हो तुम्हें हमने यहाँ क्यों बुलाया है? तभी रुद्रा कहने लगा, जी महाराज, आपके सिपाहियों की बातचीत से मुझे थोड़ा थोड़ा ये अंदाजा लगा है कि आपने मुझे यहाँ सम्मानित करने हेतु बुलाया है। तभी महाराज कहने लगे, अद्भुत रुद्रा, सचमुच आज तुमने जो बहादुरी का काम किया है, उसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। मेरे 10 साल के अनुभव में आज तक किसी ने भी उस अदृश्य जीव का सामना करने की हिम्मत नहीं की। पर तुमने सिर्फ सामना ही नहीं किया, बल्कि एक बच्ची को भी उसकी चंगुल से छुड़ाया है। इसलिए तुम्हारा सम्मान होना ये तुम्हारा हक बनता है।
इतना कहकर महाराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी दरबारियों की तरफ नजर घुमाकर बोले, मैं सभी दरबारियों से इस विषय पर राय लेना चाहता हूँ। तभी सेनापति राघव आगे आकर बोले, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस विषय पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तभी महाराज बोले, बोलिए सेनापति राघव, आप क्या कहना चाहते हो? महाराज से अनुमति मिलते ही सेनापति राघव भरे दरबार में ऊंची आवाज में कहने लगे, महाराज, मुझे लगता है रुद्रा का पराक्रम केवल संयोग मात्र है। उसने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उसके हाथों से वो संयोग वर्ष हो गया है और इसका प्रमाण भी है। इतना कहकर सेनापति राघव रुक गए। तभी महाराज कहने लगे, इसका आपके पास क्या प्रमाण है? सेनापति राघव, आपने जो अभी अभी कहा है उसे जरा स्पष्ट कीजिए। तभी सेनापति राघव रुद्रा के पास आए और बोले, तो रुद्रा, क्या तुम्हें तलवारबाजी आती है? रुद्रा ने कहा, नहीं। क्या तुम धनुर्धारी हो? रुद्रा ने फिर कहा, नहीं। तो क्या तुम कुश्ती, मुष्टि युद्ध या गदा युद्ध वगैरह कुछ जानते हो? अब की बार रुद्रा अपनी गर्दन नीचे करके चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद सेनापति राघव महाराज की ओर देखते हुए बोले, देखा महाराज, इसे तलवार चलाने नहीं आती, इसे तीर चलाना नहीं आता, ना कुश्ती आती है ना गदा युद्ध। मतलब एक योद्धा बनने के लिए जो गुण इंसान में होने चाहिए उनमें से एक भी इसके पास नहीं है। अब आप ही बताइए महाराज, इस अदृश्य जीव के साथ रुद्रा का युद्ध एक संयोग नहीं तो और क्या है? सेनापति की तर्कसंगत बातें सुनकर महाराज ही नहीं बल्कि वहां उपस्थित सभी दरबारियों के चेहरे, जो अब तक रुद्रा को सम्मान देने के लिए उत्साहित दिख रहे थे, वो सभी रुद्रा को अब शंका भरी नजरों से देखने लगे। महाराज, मैं सेनापति राघव की बातों से सहमत हूँ। भीड़ में से एक आदमी ने हाथ उठाकर कहा। फिर दूसरा बोला, मैं भी महाराज। फिर तीसरा। इस तरह भीड़ में हाथ उठते रहे। अब आधे से भी ज्यादा दरबारी सेनापति से सहमत थे। तभी महाराज ने सभी दरबारियों को शांत रहने को कहा। दूसरे ही पल पूरा दरबार शांत हो गया। तभी महामंत्री जी खड़े होकर कहने लगे, महाराज, कौवे के भार से अगर डाली टूटती है तो इसका ये मतलब नहीं कि कौवा भारी हो गया है। इस पर महाराज बोले, महामंत्री जी, आप कहना क्या चाहते हो? देखिए, आपकी ये कौवा और डाली की बातें हमारी जनता को नहीं समझेगी। आपको जो भी कहना है वो सरल शब्दों में कहिए ताकि दरबार में उपस्थित सभी लोगों को समझ में आए। तभी महामंत्री कहने लगे, क्षमा करें महाराज, मेरे कहने का अर्थ यही है कि अगर रुद्रा ने सचमुच उस जीव को हराया है तो वाकई में वो प्रतिभाशाली है, एक उच्चतम योद्धा है। और अगर वो सचमुच योद्धा है तो उसे ये साबित करने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महाराज, ना तो वो जीव कोई डाली है और ना ही रुद्रा कोई कौवा। इस पर महाराज चिढ़ते हुए बोले, महामंत्री जी, फिर वही बात। ये तो हमें भी दिख रहा है कि ये बालक कोई कौवा नहीं है, या है? नहीं है। मैं सभी दरबारियों से ये पूछता हूँ, क्या ये लड़का आपको कोई कौवा दिख रहा है? सभी दरबारियों ने नहीं कहा। फिर महाराज बोले, देखिए महामंत्री जी, किसी को भी वो कौवा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। महामंत्री जी, मुझे लगता है आपको अपनी आंखें राजवैद्य को दिखानी चाहिए। तभी महामंत्री बोले, महाराज, आप मेरे शब्दों पर मत जाइए, उनकी गहराइयों को समझिए। महाराज, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि भले ही रुद्रा ने उस जीव को संयोगवश हराया, लेकिन इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि उसी की वजह से आज एक बच्ची की जान बच पाई है और पूरा नगर इस बात का गवाह है। महामंत्री की बातें सुनकर दरबार में अब आधे लोग सेनापति की ओर तो आधे लोग महामंत्री की ओर हो गए थे। तभी सेनापति ने कहा, महाराज, मैं रुद्रा पर बिल्कुल संदेह नहीं कर रहा हूँ, पर मैं पूरे नगरवासियों को यह दिखाना चाहता हूँ कि पराक्रम के नाम पर कोई भी ऐरा गैरा आकर बगैर पराक्रम साबित किए क्षितिजपुर के महाराज को भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि महाराज, ये ऐसा सम्मान है जिसे हर कोई पाना चाहता है। महामंत्री और सेनापति के बीच चल रहे इस बहसबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि महामंत्री किसी भी परिस्थिति में रुद्रा को सम्मान दिलाना चाहते थे और सेनापति राघव
हर परिस्थिति में उनके खिलाफ थे। फिर उन दोनों को शांत करते हुए महाराज रुद्रा से बोले, देखो रुद्रा, अगर ये सब संयोग से हुआ है तो तुम इस सम्मान के पात्र बिल्कुल नहीं हो, और अगर तुम्हें ये सम्मान चाहिए तो तुम्हें अपना बाहुबल, अपनी ताकत को साबित करना होगा। यहाँ महाराज की बात सुनकर रुद्रा असमंजस में था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए। उसे ये डर भी सता रहा था कि 7 दिनों के अंदर उसे उस जगह से वापस जाना है, और वो भी अंगूठी के साथ। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो अंगूठी उसे कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। तभी रुद्रा ने नजर उठाकर चारों ओर देखा, मानो जैसे वो सभी लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा हो। लोगों को देखकर रुद्रा ने ये मान लिया कि सभी लोगों का यही मानना है कि उसे अपनी शक्ति का प्रमाण देना ही होगा। फिर कई देर तक सोच विचार करने के बाद रुद्रा ने एक फैसला किया। वो महाराज की ओर देखते हुए बोला, महाराज, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैंने शक्ति का प्रदर्शन कर दिया तो क्या ये साबित हो जाएगा कि उस अदृश्य शक्ति के साथ मेरा टकराव केवल संयोग नहीं था। इस पर महाराज ने सहमति में अपना सिर हिलाया। ये देख रुद्रा ने कहा, तो आप मुझे ये भी बताइए कि सम्मान में मुझे क्या क्या मिलने वाला है। रुद्रा की ये बातें सुनकर महाराज तो शांत थे, पर सेनापति की आंखें तन गई। वो झल्लाते हुए बोले, रुद्रा, अब तुम हमारे महाराज का अपमान कर रहे हो। इस पर रुद्रा ने कहा, महाराज, आप मुझे क्षमा करें, आपका अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ कि जो भी चीज आप मुझे सम्मान के तौर पर देने वाले हैं, क्या वो कोई अंगूठी है? तभी महाराज आश्चर्य के भाव से पूछने लगे, क्या अंगूठी? तुम कौन सी अंगूठी के बारे में बात कर रहे हो? अंगूठी का नाम सुनकर दरबार में सभी लोगों में कानाफूसी शुरू हुई। अरे भाई, ये लड़का कौन सी अंगूठी की बात कर रहा है, क्या तुम्हें पता है? दूसरे ने कहा, लगता है ये लड़का सटिया गया है। सम्मान के तौर पर भला एक अंगूठी कौन मांगता है? तभी दरबारियों को शांत करते हुए महाराज रुद्रा से बोले, रुद्रा, तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि सम्मान के तौर पर तुम्हें एक आलीशान कोठी, एक सुंदर सी कन्या जो तुम्हें पसंद हो, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और ढेर सारे ऐशो आराम का सामान दिया जाएगा। पर तुम ये किस अंगूठी की बात कर रहे हो? मैं नहीं जानता। महाराज के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। तभी सबकी जिज्ञासा देखकर रुद्रा बोलने लगा, महाराज, मैं इस नगर में नया हूँ, बल्कि मैं तो इस लोक का भी नहीं हूँ। मैं हूँ तो पृथ्वीलोक का, पर नागलोक से होते हुए आपके लोक में यहाँ आया हूँ। यहाँ मुझे नागराज वासुकी ने भेजा है, पर भेजते वक्त उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि मुझे उस अंगूठी को लेकर 7 दिनों के भीतर वापस आना है, नहीं तो मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगा। इसलिए महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे इस सम्मान के चक्कर में ना फंसाकर आगे बढ़ने की अनुमति दे, और हो सके तो मुझे किस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए इसका मार्गदर्शन भी करे। रुद्रा की बातें सुनकर महाराज के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखाई दे रही थी। वो उत्साहित होकर रुद्रा से कहने लगे, रुद्रा, तुम योद्धा भले ही ना हो, पर एक सच्चे इंसान अवश्य हो। फिर एक लंबी सांस भरकर महाराज कहने लगे, दरअसल तुम्हारी वास्तविक सच्चाई जानने के लिए ही ये सारा प्रपंच रचा गया था। तो दोस्तों, महाराज ने ये जो रुद्रा की परीक्षा ली, जिसमें रुद्रा सफल भी हुआ, तो इसके पीछे महाराज की क्या मंशा है? तो क्या वो अंगूठी को पाने में रुद्रा की मदद करेंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।